हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम गुरु साइंस एकेडमी। माई सेल्फ अंकित भाटी और हमारा अल्कोहल फिनॉल्स ईथर आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल्स ईथर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम फिजिकली एग्जामाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग फिजिकली एनालाइज कर सकते हैं कि जब वो उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात करें, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग अगर बात करें, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा होता है। मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हायर होता है। अल्कोहल का हायर बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का होता है हायर बॉइलिंग पॉइंट किसके कंपैरिजन में, हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन विद इक्विवेलेंट अल्केन, इन कंपैरिजन विद इक्विवेलेंट अल्केन, इन कंपैरिजन विद इक्विवेलेंट अल्केन। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट अल्केन मतलब अगर एक कार्बन वाला अल्केन है मेरे पास मीथेन, तो एक कार्बन वाला जो अल्कोहल रहेगा CH3OH, लास्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर देखा था, कॉमन नेम सिस्टम मिथिल अल्कोहल, IUPAC नेम सिस्टम मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मीथेन से ज्यादा होगा। सिमिलरली इथेन जो रहेगा हमारा C2H6 का बॉइलिंग पॉइंट C2H5OH से कम रहेगा। अब सर ऐसा क्यों हुआ भाई? बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए और वो पर्टिकुलर लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। अब इसके अंदर जो इंटरैक्शंस होती हैं, ठीक है, इंटरैक्शंस होती है ना, वो वैंडर वॉल इंटरैक्शन होती है। अल्केन के अंदर कौन सा इंटरैक्शन होता है, वैंडर वॉल इंटरैक्शन। कौन सा इंटरैक्शन होता है, वैंडर वॉल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें वैंडर वॉल इंटरैक्शन होता है, वैंडर वॉल फोर्स होता है। और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों को नहीं पता, तो जो लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पता, उनके एक छोटी सी हिंट दे देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो इसके वजह से ये इसकी हाइड्रोजन जो होता है, ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव बाजू वाले मॉलिक्यूल में भी ऐसा निगेटिव होगा। इस निगेटिव को, ये ऑक्सीजन, बाजू वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसको निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली वैंडर वॉल इंटरैक्शन भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन है एज कंपेयर टू वैंडर वॉल इंटरैक्शन। वैंडर वॉल इंटरैक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर आपको तोड़ना है तो इसको तकरीबन 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगेगी। ठीक है, 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगेगी, और इसको कितनी लगेगी, 9 किलो जूल पर मोल। 3 to 9 होता है ये, 3 to 9 किलो जूल पर मोल, ये होता है 9 to 40। ठीक है, तकरीबन एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया हमने 40 किलो जूल पर मोल। मतलब देखो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू वैंडर वॉल फोर्स।
इस वजह से मिथेनॉल में बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, मतलब वो जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेरिक में चला जाएगा। भाई अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉयल होने के लिए। वहीं पे यहाँ पे इंटरेक्शन कौन सा है, थोड़ा सा वीक इंटरेक्शन, देखो ये इससे 5 गुना ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन है, तो इसका इंटरेक्शन कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा। सिमिलरली इथेन का इथिल अल्कोहल से कम होगा, प्रोपेन का प्रोपिल अल्कोहल से कम होगा, ब्यूटेन का ब्यूटिल अल्कोहल से कम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का उसके इक्विवेलेंट अल्केन से ज्यादा होता है। क्यों होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसमें वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू वैन डर वाल इंटरेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, नीचे यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस with increase in कार्बन चेन इंक्रीज करते जाओगे, कार्बन चेन बड़ी करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वो तो साफ दिख भी रहा है अपने को कि सबसे मिथिल अल्कोहल जो रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा इथिल अल्कोहल से। ठीक है, पॉइंट लिखते जाओ। इथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा प्रोपिल अल्कोहल से, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, इतना क्लियर है। पहला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका ज्यादा रहेगा, अल्केन का कि अल्कोहल का, तो बोलना अल्कोहल का। ठीक है, एक कार्बन वाला अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या एक कार्बन वाले अल्कोहल का, तो अल्कोहल का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। किसका कम क्यों है, इसमें वैन डर वाल इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है। सेकंड पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बन चेन बढ़ाते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मिथेनॉल का कम इथेनॉल से, इथेनॉल का कम प्रोपेनॉल से, प्रोपेनॉल का कम ब्यूटेनॉल से, एंड सो ऑन। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चल अभी बॉइलिंग पॉइंट पे नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ब्रांचिंग, मतलब अगर ब्रांचिंग बढ़ा दें हम लोग, मतलब 4 कार्बन वाला ब्यूटेन लूंगा मैं, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन लूंगा मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। और एक मैंने ये ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3OH। ठीक है, इसमें ब्रांचिंग है ही नहीं। ए वाले में, बी वाले में एक ब्रांचिंग है, सी वाले में तो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है। ठीक है, मतलब इसको सरफेस एरिया ज्यादा लगेगा, फैला हुआ है देखो मॉलिक्यूल इतना बड़ा एकदम स्ट्रेट चेन में, तो इसको सरफेस एरिया ज्यादा लगेगा, इसको उससे कम सरफेस एरिया लगेगा, इसको उससे कम सरफेस एरिया लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इस चीज पे भी डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग अगर आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, ब्रांचिंग अगर आप बढ़ाते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा अगर नंबर ऑफ ब्रांच, अल्केन में नंबर ऑफ ब्रांच जो है वो क्या होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज। ब्रांचेस बढ़ाते जाओ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचेस जितनी कम होंगी, जितना स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रीजन भी समझ लो। भाई कोई चीज बड़ी से फैली हुई है, ठीक है, इसका बॉइलिंग, इसको सब तरफ से मॉलिक्यूल को घेरने के लिए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल को यहाँ से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है,
बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, इसका सरफेस एरिया छोटा सा है, तो इसके मॉलिक्यूल जो है जल्दी इवापोरेट होंगे एज कंपेयर टू, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन इथिल अल्कोहल का, ठीक है, ये जैसे एन ब्यूटेनॉल का टर्शरी ब्यूटिल अल्टेनॉल से टर्शरी ब्यूटेनॉल से अच्छा खासा ज्यादा रहेगा, ठीक है, 2,2 डाइमिथिल ब्यूटेनॉल और ये हो जाएगा हमारा 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचेस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई अगर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच वाले से ज्यादा रहेगा। ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है, नोट डाउन करो। ओके, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं कि भाई वाटर में हमारा जो है अल्कोहल वो कितना सोल्यूबल है और क्यों सोल्यूबल है, रीजन भी बताएंगे कि भाई वाटर में अल्कोहल क्यों सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को एक बार पहली बात तो आप लोग ध्यान से देखो, अल्कोहल में मान लो मेरे पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। यहां पे ये बॉन्ड कैसा है? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है, ठीक है। मतलब ये कैसा है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? वाटर ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन H2O, इस तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके थोड़ा सा नेगेटिव, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव, इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव और इस पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव। वाटर भी कैसा है? एक पोलर सॉल्वेंट है। मतलब सोल्युबिलिटी का एक कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो एक जैसे लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी उनके साथ बहुत अच्छी क्यों बनती है? क्योंकि आपकी सोच एक दूसरे के साथ मिलती है, ठीक है। अगर आप बहुत मस्तीखोर बच्चे हो तो आपको एक मस्तीखोर साथी मिलेगा, अगर आप एक बहुत होशियार बच्चे हो तो फर्स्ट रैंक वाला हमेशा सेकंड रैंक वाले के बेस्ट फ्रेंड होता है ना। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये दुनिया का कंसेप्ट है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये एक पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। ये एक पोलर सॉल्वेंट है तो ये एक पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, इसीलिए अल्कोहल जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, कोई किसी चीज में डिसॉल्व हो रहा है मतलब उनके आपस में बन रही है, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बताया ना कि हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन को देखो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मतलब इन दोनों में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिस वजह से ये सोल्यूबिलिटी, अल्कोहल जो है सोल्यूबल रहेगा वाटर में, अल्कोहल है सोल्यूबल रहेगा वाटर में ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर का मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बता दूं क्या आपको, जैसे ये है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इस हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये वाला ऑक्सीजन, इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव, ठीक है। अब इधर एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल ले लेते, ये रहा मेरा ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन, ये रहा मेरा एक और हाइड्रोजन, ये इस वाले के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस थोड़ा सा नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, इस वाले के भी खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बीच में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो तब हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई जब दो अलग अलग देश के बीच में, जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो हम क्या बोलते हैं? यार एक ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है।
और जब यूपी वर्सेस एमपी का मैच होता है तो हम क्या बोलते हैं यार ये एक इंट्रा मैच, ठीक है। इंट्रा मतलब कंट्री के अंदर ही, अंदर के अंदर, स्कूल के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर कोई फेस्टिवल होता है तो हम बोलते हैं इंट्रा फेस्ट, इंट्रा फेस्ट है, स्कूल के अंदर ही है। और जब हम आसपास के सारे स्कूल्स वालों मिलके एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं ये इंटर स्कूल कंपटीशन है, ठीक है। ये स्कूल से ये पार्टिसिपेट कर रहा है, वो स्कूल से वो। तो सिमिलरली ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पोलर होगा। तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव इनका इंटरैक्शन काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस वजह से अगर आपको कोई पूछे कि भाई मिथेनॉल या इथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल या इथेनॉल वाटर में अच्छा खासा सोल्यूबल क्यों होता है, तो बोलना लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और ये एक दूसरे एक जैसे क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों क्या बनाते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, ठीक है। इस वजह से अल्कोहल जो है वाटर में अच्छा खासा सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये हो गई सोल्यूबिलिटी की बात, ठीक है। अब छोटा अल्किल ग्रुप रहेगा तो ज्यादा सोल्यूबल रहेगा, बड़ा अल्किल ग्रुप रहेगा तो वो उतना अच्छा सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी जो होती है ना वो डिक्रीज होती है व्हेन साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप अगर बड़ा करते जाओगे तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगा, तो ये H+ जो है इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जिस वजह से इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी और सोल्यूबिलिटी अल्कोहल की डिक्रीज करने लग जाएगी वाटर के साथ। सोल्यूबिलिटी अच्छी कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद ठीक है, हो गया। उसके बाद हम एसिडिटी पे बात करते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ओके, ठीक है। किसी का कुछ रह गया हो तो आप वीडियो को बैक लेके फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जितनी भी बातें बोली मैंने ध्यान से समझो, पीछे वीडियो को बैक करके फिर से आप एक बार देखो अगर कोई चीज नहीं समझी हो तो, ठीक है। तीसरी बात करेंगे हम लोग एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है, कि भाई अल्कोहल कितना एसिडिक है, ठीक है। अल्कोहल कितना हमारा एसिडिक है। पहली बात तो अल्कोहल एसिडिक है या नहीं है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भाई एसिड क्या होता है, एसिड की टेंडेंसी होती है H+ को लूज करने की, ठीक है। जो H+ ज्यादा देता है वो एक अच्छा एसिड होता है, तो अब अल्कोहल को ध्यान से देखो, अल्कोहल कैसा है हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये H+ आयन लूज करेगा तो ये स्पीशीज बनेगी इसके ऊपर, तो इस वजह से अल्कोहल जो है H+ लूज करने के बाद अगर जो स्पीशीज बचती है वो अगर अच्छी खासी स्टेबल है तो हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल हमारा अच्छा खासा एसिडिक है। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिससे हमको ये पता चला कि यार क्या हमारा अल्कोहल एसिडिक है या नहीं है। तो वो हमने इस तरह से परफॉर्म किया कि हमने अल्कोहल लिया और उसको ट्रीट किया विथ एक्टिव मेटल, अल्कोहल को लिया हमने और ट्रीट किया विथ एक्टिव मेटल। सर एक्टिव मेटल जैसे सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, ठीक है, एक्टिव मेटल है ये, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। मिथेनॉल लिया, उसको एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट किया तो इन्होंने हमको अल्कोक्साइड बना के दिया। क्या बना के दिया, एल्कोक्साइड, ठीक है। एल्कोक्साइड बना के दिया। तो इस रिएक्शन से हमको पता चला कि यार जब एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम या पोटेशियम के साथ में हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमको अल्कोक्साइड बना के दे रहा है, मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब इसके पास एसिडिक नेचर है, और अल्कोहल हमारा कैसा है, ठीक ठाक अच्छा एसिड है, ठीक है। इस रिएक्शन कैसे पता चला हमको, हमने अल्कोहल को ट्रीट किया विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, तो अल्कोक्साइड बन गया, तो हमको समझ में आया कि अल्कोहल हमारा कैसा है, अच्छा खासा एसिडिक नेचर है।
अब अल्कोहल के पास एसिडिक नेचर क्यों है? तो एसिडिक नेचर इज ड्यू टू एसिडिक नेचर इज ड्यू टू पोलैरिटी इन OH बॉन्ड। OH बॉन्ड में जो पोलैरिटी है उसकी वजह से उनके पास एसिडिक नेचर है। OH बॉन्ड में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? पोलैरिटी है ना भाई। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी तरफ खींच लेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये H+ आसानी से लूज कर सकते हैं, इसलिए एसिड ये इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से हमारे अल्कोहल कैसे हैं? अच्छे खासे एसिडिक हैं। अल्कोहल कैसे हमारे अच्छे खासे एसिडिक हैं। तो कोई पूछे कि अल्कोहल एसिडिक क्यों है, तो बोलना एसिडिक नेचर इज ड्यू टू द पोलैरिटी इन OH बॉन्ड। OH बॉन्ड में जो पोलैरिटी है उस वजह से ये H+ लूज करते हैं। और अच्छे एसिड कौन होते हैं? जो H+ देंगे, ठीक है। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आता, अच्छा खासा वीक एसिड है, लेकिन एसिडिक नेचर जो है अल्कोहल के पास में होता है। क्यों होता है? ड्यू टू पोलैरिटी इन OH बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है, एसिडिक नेचर 1 डिग्री वाले सबसे अच्छे एसिड रहेंगे, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले इतने अच्छे एसिड नहीं होते। 3 डिग्री वाले अल्कोहल जो है इतने अच्छे एसिड नहीं होते, क्योंकि उसमें 3 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं 3 तरफ से, तो वो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, ठीक है। आ रही के बात समझ में? जैसे मान लो ये CH3 सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इसने लूज कर दिया तो ये स्पीशी बनी, ये स्पीशी बनी। अब ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये 1 डिग्री वाला थोड़े से मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसको एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे, ठीक है, चल जाएगा। यहां पे आओ जरा, ये हमारा 2 डिग्री CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH, अच्छा ये है मेरे पास, मान लो COH, ठीक है। तो ये इसको इस 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, जिसके वजह से ये इसके कंपैरिजन में तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे जमा, कोई भी चार्ज ना जमा नहीं होना चाहता, ठीक है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों देगा भाई? और इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? तो ये इसके कंपैरिजन में और कम स्टेबल। 3 डिग्री वाला देखोगे तो 3 डिग्री वाला इसके कंपैरिजन में और ज्यादा क्या रहेगा? और ज्यादा O नेगेटिव। अब इसको 3 डिग्री वाला ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको, जिस वजह से ये जो है 1 डिग्री वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री वाले सबसे अच्छे एसिड होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले इतने अच्छे एसिड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो H+ आयन लूज नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ओके, ले लिया। चल अब बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की। केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले आप लोग अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्काइल हलाइड का? R सिंगल बॉन्ड X, और यहां पे X इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? हमारे हेलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्शन फ्लोरीन और ब्रोमीन पे रहेंगे। फ्लोरीन कैसे होते हैं? फ्लोराइड्स हमारे थोड़े एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दे देते हैं, इस वजह से क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स ही जनरली इस रिएक्शन पे हम लोग यूज करते हैं। तो अल्काइल हलाइड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है, अल्काइल हलाइड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप लोग ट्रीट करेंगे विथ एक्वियस रिएजेंट यूज करेंगे। आप लोग इसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट
treat with aqueous KOH और aqueous NaOH, ठीक है। अब एसिडिक नेचर अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, अल्कोहल के पास एसिडिक नेचर है, तो इसको बेस के साथ ट्रीट करोगे ना तो आपको मिलेगा एल्किल हलाइड। इसको बेस के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइल हलाइड। मतलब आप अगर R सिंगल बॉन्ड X लोगे, R सिंगल बॉन्ड X, और इसको ट्रीट करोगे विथ NaOH। NaOH कैसा लेना है आपको, एक्वियस लेना है, तो आपको क्या मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaX, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaX, ठीक है। सिमिलरली इसकी जगह पे अगर हम लोग ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और इसको ट्रीट करेंगे विथ NaOH, एक्वियस, तो हमको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaCl, CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaCl। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, IUPAC नेम क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो कॉमन नेम लिख देता हूं यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड। व्हेन मिथाइल क्लोराइड, बोर्ड्स में भी अगर आपको आता है कि भाई राइट डाउन रिएक्शन फ्रॉम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हलाइड, ठीक है, तो ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लिख सकते हैं कि व्हेन एल्किल हलाइड मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वियस NaOH, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन मिथेनॉल, बोलो, ठीक है। इसका कॉमन नेम लिखा है तो इसका भी कॉमन नेम ही लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड अलोंग विद सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaX यहाँ पे NaOH लिया था तो NaCl बना, तो ये क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम तो आपको पता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो। मान लो मैंने ये ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KOH के साथ रिएक्शन किया तो एक्वियस KOH के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl OH प्लस KCl, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इथिल क्लोराइड, ठीक है। इसका IUPAC नेम लिख दो, क्लोरो इथेन, IUPAC नेम में क्लोरो और फिर एल्केन का नाम क्लोरो इथेन। इसका IUPAC नेम लिखा है तो इसका भी IUPAC नेम ही लिखो। ये क्या हो जाएगा हमारा, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। इसका IUPAC नेम मिथेनॉल, ठीक है। क्लोरो इथेन के साथ रिएक्शन किया तो हमको क्या मिला, इथेनॉल, ठीक है। फटाक से रिएक्शन नोट डाउन करो, उसके बाद इस रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कि भाई अगर हम लोग एल्किल हलाइड लेंगे और उसको ट्रीट करेंगे विद एक्वियस NaOH या एक्वियस KOH, तो एक्वियस NaOH और एक्वियस KOH ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये एसिड जैसा काम करेंगे और एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनेगा प्लस अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हम लोग इस रिएक्शंस के, ठीक है। जनरल रिएक्शन रहने दूंगा, यहां पे हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, हो गया, ओके। इस रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। अच्छा, आपने जो रिएजेंट यूज किया है NaOH, रिएजेंट यूज किया है, पहला पॉइंट, रिएजेंट आपने यूज किया है NaOH जो है ना, NaOH, पहली बात तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। जब हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ लेना, मैं बता देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करेगा ये रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दो टाइप के हैं, एक होता है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर और एक होता है SN2, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन जो होता है ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है,
क्यों SN2 मैकेनिज्म? ध्यान से अगर आपने SN1 SN2 पढ़ा है तो SN2 में क्या होता था भाई, SN2 रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं करता था कार्बोकैटायन बनने का, डायरेक्ट पीछे से जाके अटैक कर देता था। ठीक है, SN1 में क्या था, एक वीक न्यूक्लियोफाइल था। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, पहले कार्बोकैटायन बनने का वेट करता था, फिर कार्बोकैटायन पे जाके अटैक करता था। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देखो एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है ना, ये कैसा है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आपने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है तो वो वेट नहीं करेगा कार्बोकैटायन बनने का और पीछे से जाके अटैक कर देगा। वेट नहीं करेगा और पीछे से जाके अटैक करेगा, जिस वजह से अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ये रिएक्शन 1 डिग्री वाले सबसे अच्छे से देंगे, उसके बाद 2 डिग्री वाले अल्कोहल उससे कम, और 3 डिग्री वाले अल्किल हैलाइड ये रिएक्शन देंगे ही नहीं लगभग। ठीक है, क्यों नहीं देंगे भाई? 3 डिग्री वाले देखो, 3 डिग्री वाले में भीड़ भाड़ अच्छी खासी रहेगी, जगह ही नहीं रहेगी पीछे से अटैक करने को। वहीं पे अगर मैं 1 डिग्री वाला ले लूँ, आपको बताऊँ मैं अगर CH3 सिंगल बॉन्ड Cl लूँगा, इसको रिएक्ट कराऊंगा NaOH से, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा, किसी ने SN1 SN2 नहीं देखा होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पे क्या होता है ना, ये CH3 सिंगल बॉन्ड Cl का बॉन्ड ये थोड़ा थोड़ा वीक होने लगता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आने लगता है, इसके ऊपर नेगेटिव आने लगता है। ये जो OH है, ये OH पीछे से आके अटैक करता है, इसके पीछे से आके अटैक करता है OH नेगेटिव, और यहाँ पे ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे ये बॉन्ड जो है वीक होता चला जाता है, ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है धीरे धीरे, और थोड़ी देर के बाद ये बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक होके Cl नेगेटिव NaCl के साथ चला जाएगा और CH3OH के बीच में क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। ठीक है, CH3OH ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट, और साथ में ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में जाके Na के साथ क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है, तो ये एक छोटा सा SN2 मैकेनिज्म का एक छोटी हिंट, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया मैंने, या फिर एक वीडियो आपको मैं SN1 SN2 का हेलो अल्किन हेलो एरिन वाली सीरीज में जरूर बताऊंगा। ठीक है, वहां पे ये पूरा मैंने समझाया था। ठीक है, तो CH3OH प्लस NaCl इस तरह से मैकेनिज्म होता है। तो 1 डिग्री वाले क्यों अच्छे से देते हैं, क्योंकि ये देखो 1 डिग्री में ये 3 हाइड्रोजन है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन, तो OH को पीछे से अटैक करना आसान है। 3 डिग्री वाले में क्या होता, 3 डिग्री वाले में ऐसा होता, उस यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप, और यहाँ पे होता क्लोरीन। तो पीछे से OH आता तो अटैक करता कहाँ से भाई, इतनी बड़ी जगह ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं जितने भी रिएक्शन, वो 1 डिग्री वाले अच्छे से देते हैं, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले क्या देते ही नहीं है। आई बात समझ में अब? ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 में, इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो SN2 मैकेनिज्म, कोई भी रिएक्शन अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, मतलब वो इस तरह का मैकेनिज्म फॉलो करेगी, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है पीछे से जाके अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि सामने से जगह ही नहीं है। ठीक है, सामने से ये बैठा है तो पीछे से जाके अटैक करता है, अपनी जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता जाता है, इसका बॉन्ड वीक करता जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का लवर मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। नेगेटिव चार्ज लवर मतलब न्यूक्लियस का लवर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से जाके अटैक किया है, इसलिए हमने बोला कि SN2 मैकेनिज्म, ये तो SN2 मैकेनिज्म है, और SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री वाले ज्यादा अच्छे से देते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, नोट डाउन करो, वहां पे हम लोग आगे के और पॉइंट्स लिखेंगे, ये वाला नोट डाउन कर लो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, ये रिएक्शन से समझ में आ गया। ठीक है, पीछे लेके फिर से एक बार देख लेना, कुछ नहीं समझ में आया हो तो SN1 SN2 मैकेनिज्म समझ लेना, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, पीछे से अटैक करता है, जहां से एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके पीछे से जाके दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या है, तो इसके लिए आपको
स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा बहुत, जहां पे पहला न्यूक्लियोफाइल था उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, जगह रिटेन की। भाई पहले एक न्यूक्लियोफाइल यहां था, अब इसकी जगह दूसरा आ गया, जगह रिटेन की, तो रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर यहां पे देखो इस वाले रिएक्शन में मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, ये क्लोरीन जो था उसके पीछे से आके अटैक किया, मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले सामने से था तो अब पीछे से हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ना कि यहां पे कोई कार्बोकैटायन बन रहा है क्या, 5th पॉइंट, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। यहां पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसी कोई स्पीशी मैकेनिज्म में देखने को मिली थी क्या, हमको नहीं मिली थी। नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, कोई कार्बोकैटायन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, ठीक है। और ये ऐसा क्यों मैकेनिज्म फॉलो क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या लिया था, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है वो वेट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो वेट नहीं करता, बिल्कुल पीछे से जाके अटैक कर देता है, ठीक है। वहीं पे अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल लेते तो वो क्या करता, पहले कार्बोकैटायन बनने देता, कार्बोकैटायन बनने देता, उसके बाद जाके अटैक करता, ठीक है। तो दोनों तरफ से अटैक करने का मौका मिलता, तो दो इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनता और रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, ऑर्गेनिक में फैमिलियर होते जाओगे, सारी चीजें बहुत आसान लगेगी, मेरा वादा है आपको, ठीक है। चलो, तो ये एक बार फिर से रिवाइज करके इस लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एल्केन हैलाइड को हमने ट्रीट किया विद एक्वेस KOH और एक्वेस NaOH, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला, अल्कोहल, और उसके साथ में क्या मिला, NaX, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है SN1, एक होता है SN2। SN1 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 मतलब उसकी जो RDS होती है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, SN2 में दो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। SN2 में अटैक पीछे साइड से होता है, SN2 में अटैक पीछे साइड से होता है, जिस वजह से इन्वर्जन प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आता है, और SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। वो सब पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो वेट नहीं करता, ठीक है, वो वेट नहीं करता, पीछे से जाके अटैक कर देता है, वो वाला बॉन्ड वीक होता जाता है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और जो है प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आता है। 1 डिग्री वाले ये रिएक्शन ज्यादा अच्छे से देते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट कार्बोकैटायन कोई नहीं बनता, ठीक है। तो होप सो आपने इतने सारे पॉइंट सारे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तब तक आप लोग जितना भी 2 लेक्चर में पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।